Good morning, students. Welcome back to your topic power sharing. और इससे प्रीवियस जो तुम्हारे वीडियो था उसमें जो हम कवर कर चुके हैं टॉपिक्स वो थी आपकी पावर शेयरिंग की डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल्स ऑफ टू कंट्रीज दैट इज द बेल्जियम एंड श्रीलंका. इन दो कंट्री के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि क्यों पावर शेयरिंग एसेंशियल है, क्यों पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है फॉर एनी कंट्री टू रन द रूल वेरी स्मूथली. चलिए बेटा, श्रीलंका हम कर चुके थे, बेल्जियम कर चुके थे, और श्रीलंका में और बेल्जियम में हम किस तरह से उन्होंने अकोमोडेट किया, बेल्जियम ने और श्रीलंका ने नहीं किया अकोमोडेट, उसकी वजह से वहां की कंडीशन कैसे खराब हुई, क्या प्रॉब्लम हुई वहां पर. फाइनली हम लोग ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू कर चुके हैं. तो आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग. जैसे आपका कई बार क्वेश्चन आता है 10th के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में बेटा, कि व्हाई डू वी नीड टू शेयर पावर और व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. ये क्वेश्चन आपका इवन बुक में भी दे रखा है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है. तो ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार इसमें जो दो कॉन्सेप्ट हैं उसको 1 मार्क्स में भी दे दिया जाता है. तो आपको ये बुक दिखाई दे रही है, बुक का ये पेज है, ये टॉपिक है यहाँ पर आपका, दैट इज द व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ये टॉपिक है बेटा आपका यहाँ पर. आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे. तो बेटा ये बुक का आपके एनसीईआरटी बुक का वो पोर्शन है जिसमें कि इस टॉपिक को दिया गया है, दैट इज द व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. एंड आई एम फोकसिंग दिस पोर्शन ऑफ योर एनसीईआरटी बिकॉज आई नो दैट कि अभी सभी के पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं है ड्यू टू दिस लॉकडाउन, और इसीलिए मैं इस बुक को भी आपको एक बार फोकस करी ताकि आप इसको भी पढ़े, एनसीईआरटी को भी पढ़े, और बाकी जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको भी ध्यान से आप सुनते रहिए. Okay, come to the topic, that is the power sharing, why the power sharing is desirable. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले उसमें टॉपिक्स में कि पावर शेयरिंग बहुत ही डिजायरेबल है, बहुत ही जरूरी है. पावर शेयरिंग होती क्या है कि पावर को एक के हाथ में न रखकर, यानी एक के हाथ में कंट्रोल में न देकर उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उस पावर को बांट देना, उसको शेयर कर लेना. सो इट इज द प्रोसेस इन विच द पावर इज नॉट गिवन टू द one person or in the hand of one person, rather than that it is just share among the different organ of the government and different level of the government, different social groups हो गए, different political groups हो जाते हैं. तो इनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, शेयर कर देना, किस चीज के लिए, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. अब बेटा जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारे पास पावर शेयरिंग डिजायरेबल है. इसके दो कारण हैं कि दो वजह से हम कहते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है. तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसमें आपके पास दो टॉपिक क्या आएंगे, एक तो है प्रूडेंशियल रीजन, एक होगा मॉरल रीजन. तो ये बुक के पोर्शन से आप इस चीज को कंसल्ट करिएगा, इसको देखिएगा. अब इसके बाद हम उस टॉपिक पे चलते, एक बार या तो गो थ्रू कर लेते हैं इसको एक बार, कि पहला कारण जो है जिसलिए हम पावर को शेयर करते हैं, बिकॉज जो पावर शेयरिंग है इट इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. Since the social conflict often led to the violence and the political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of the political order, and imposing the will of majority community over the other may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. यहाँ तक देखिए अब क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि पावर शेयरिंग के दो रीजन है, क्यों हम पावर शेयर करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो कारण है. तो वो दो कारण कौन सा है, पहला है आपका प्रूडेंशियल रीजन. तो प्रूडेंशियल रीजन होता क्या है, हाँ बेटा, तो प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है. प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब होता है एक बहुत ही युक्तिपरक या समझदारी भरा जो डिसीजन होता है वो लेना. तो एक प्रूडेंशियल वर्ड का मीनिंग ऐसा डिसीजन जो कि बेस्ड होता है प्रूडेंस और या फिर केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ द गेन एंड लॉस, यानी कि किसी का नुकसान फायदा उसको बहुत ध्यान से देखते हुए ऐसा कोई डिसीजन लेना, उसको कहते हैं हम लोग प्रूडेंशियल रीजन. तो प्रूडेंशियल रीजन में पावर शेयरिंग क्यों एसेंशियल है, क्यों जरूरी है, इसके लिए सबसे पहला तो कारण है कि फॉर रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
जो हमारे यहाँ पे चांस होती है कॉन्फ्लिक्ट होने की, जो संभावना होती है देश में, उसको कम कर देता है। क्या चीज कम कर देता है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है वो भी कौन सा कारण? प्रूडेंशियल रीजन में, यानी प्रूडेंशियल कारण है। उसका क्या कारण है? प्रूडेंशियल कारण क्या है पावर को शेयर करने का? बिकॉज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट की चांस को रिड्यूस करना है, यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सबसे पहले श्रीलंका का। श्रीलंका में दो हमारे यहाँ पर ग्रुप्स थे, एक तमिल्स था, एक सिन्हला था। ठीक है बेटा। अब ये जो दो ग्रुप थे यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ था कि उन्होंने पावर को शेयर नहीं करा था, पावर को नहीं बांटा था, इनमें आपस में इनको बांटा नहीं वो पावर को। अब इसका नतीजा क्या रहा कि यहाँ जो तमिल्स थे वो लोग अपने आप को एलियन फील करने लगे थे, सिन्हला मेजॉरिटी में थे तो अपने आप उसके ऊपर डोमिनेट करने लग गए थे। ओवरऑल पावर को शेयर न करने का नतीजा क्या हुआ? वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई हो गई, आपस में मतभेद हो गए उनमें, और इसका नतीजा क्या रहा? वहां पे सिविल वॉर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की चांस को रोकता है। कैसे रोकता है भाई? तो दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? बेल्जियम का पढ़ा था। तो बेल्जियम में क्या हुआ था बेटा कि वहां पर जो पावर थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बांट दिया था बेल्जियम में पावर को, जिसका नतीजा क्या रहा कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की जो चांसेस थी वहीं की वहीं फिनिश हो गई। तो बेल्जियम में जो दो ग्रुप थे हमारे, कौन से ग्रुप थे वहां पे? एक था आपका फ्रेंच और एक था डच। ये दो ग्रुप थे। इन दो ग्रुप्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बेल्जियम ने, जिसकी वजह से वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस थे वो रिड्यूस हो गए। वो इवन रिड्यूस क्या, वो तो खत्म ही हो गए थे वहां पर। तो पहला कारण क्या है बेटा? प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर को शेयर करने का? इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की चांसेस, लड़ाई झगड़े की, मतभेद की जो चांसेस होती है उसको खत्म कर देता है, उसको कम कर देता है। कौन? पावर शेयरिंग। ओके। सेकेंड रीजन क्या है हमारा इसका पावर को शेयर करने का बेटे? कि पावर शेयरिंग की वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, क्यों? क्योंकि चांस क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट की? अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या होगा कि जो वहां पर पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट है या पॉलिटिकल जो भी पार्टी है या जो भी वहां रूल कर रहा है वो वहां पे डिस्टर्ब होएगा, कहीं ना कहीं वहां पे वो अस्थिरता होगी और वो हटने की चांस भी हो सकती है, जिसका नतीजा क्या होता है? कई बार इस सबका वायलेंस हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, वहां पे आपस में मारकाट हो रही है लोगों की, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में वायलेंस हो गई थी, डेमोन्स्ट्रेट किया लोगों ने, दोनों ग्रुप के कितने लोग जो थे वो मारे गए थे, तमिल्स भी मारे गए थे, सिन्हला भी मारे गए थे। तो ओवरऑल रिड्यूस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पावर को बांट लेंगे तो नो चांस फॉर द सिविल वॉर। सिविल वॉर होगी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल वहां पे क्या होगी? इक्वालिटी होगी। वहां पे इक्वालिटी होगी तो वहां पे पावर को शेयर किया है तो दैट मीन्स कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की चांस नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, स्थिरता होगी। एक गवर्नमेंट है उसने बांट रखी है, वहां पे उन्होंने पावर, काम कर रहे हैं अच्छे से, 5 साल जैसे हमारे यहाँ पे 5 इयर्स का होता है तो और अगले 5 इयर्स का एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे अभी का एग्जांपल है हमारा ले लेते हैं, ये जो आपके मोदी सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट, वो पिछले 5 साल थी, अच्छा काम किया, वापस आ गई, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पर, पावर को बांटा हुआ इसी वजह से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा आपका कि पावर को क्यों शेयर करना चाहिए, तो वो है कि इट क्रिएट द यूनिटी। नेशनलिज्म की भावना आती है लोगों में, लोगों को ये लगता है पावर बटी हुई है भाई, चलिए कि पावर को बांट रखा है हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो सबको पावर है, सिटीजन्स के पास भी पावर है, गवर्नमेंट के पास भी पावर है, यानी कि उनको ये लगता है कि हम इस देश को बिलोंग कर रहे हैं, हमसे देश चल रहा है। और ये चीज आती है तो क्या आता है उनके दिमाग में कि नेशनलिज्म, देश प्रेम आता है उनके दिमाग में, और उसके साथ साथ देश में एकता बनी रहती है, देश में यूनिटी बनी रहती है। तो ये भी एक आउटकम है, ये भी एक रीजन है आपका किसका, पावर को शेयर करने का कारण है। दूसरा रीजन क्या है बेटा कि इट विल ब्रिंग बेटर आउटकम। अगर पावर को शेयर कर रखा है, पावर को बांट रखा है, तो पावर को बांटने का क्या होता है कि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आउटकम्स अच्छे आते हैं। रिजल्ट का यहाँ पे आउटकम का मतलब नतीजे होता है, आउटकम्स आते हैं, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे कि और ज्यादा डेवलपमेंट होएगा, और ज्यादा अच्छा वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। देन फॉर नेशनल पीस, ऑब्वियसली बात है कि अगर वहां पर पावर को शेयर कर रखा है,
पावर को बांट देती है गवर्नमेंट तो क्या होता है, आपस में लड़ाई नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगी तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई वॉयलेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि देश में शांति है, नेशनल पीस है देश में। एक और कारण बेटा इसका पावर को बांटने का क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये सब उल्टी सीधे काम नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होएगी, इंस्टेबिलिटी नहीं है, वायलेंस नहीं है, यूनिटी है देश में, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओवरऑल हमारे देश में राष्ट्रीय शांति है, तो क्या होगी, आर्थिक उन्नति होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हमारा देश और तरक्की करेगा। तो फाइनल रिजल्ट यानी कि ये सारे कारण हैं, ये सब रीजंस हैं आपके पावर को शेयर करने के। अगेन वी आर रिपीटिंग दीज पॉइंट्स। फर्स्ट वन, इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहला, कॉन्फ्लिक्ट की चांसेस को रोकता है। दूसरा, इट रिड्यूस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है, वायलेंस इंस्टेबिलिटी खत्म करते हैं। इट क्रिएट यूनिटी एंड नेशनलिज्म, इट विल ब्रिंग बेटर आउटकम एंड फाइनली द नेशनल पीस होगी वहां पे। और एक कारण क्या है पावर को बांटने का, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी पावर को बांटना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं बेटा, ये सारे पॉइंट्स किसके अंडर आते हैं, प्रूडेंशियल रीजन है ये हमारे की। प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर को शेयर करने की। कई बार आपका 3 मार्क्स क्वेश्चंस में भी आ जाता है, व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजन टू शेयर द पावर। तो उसके लिए आप ये पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं, दैट वी कैन शेयर द पावर ड्यू टू द प्रूडेंशियल रीजंस। These are reduce the conflict, reduce the this political instability, to create unity and nationalism, and to bring a better outcome, and for national peace and economic development. तो ये क्या है, कारण है किसके, आपके इसके पावर को शेयर करने के प्रूडेंशियल कारण है ये आपकी प्रूडेंशियल जो है रीजन। इसका डेफिनेशन की प्रूडेंशियल होता क्या है, एक ऐसा डिसीजन बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। एक ऐसा डिसीजन लेना, एक प्रूडेंस डिसीजन लेना, युक्ति परक डिसीजन लेना, बहुत ही सावधानी से उसको, उसका नुकसान, उसका जो फायदा है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन लेना, उसे क्या कहते हैं, प्रूडेंशियल कहते हैं। तो बेटा अब आता है दूसरा आपका कि सेकेंड डीपर रीजन कि क्यों पावर को शेयर किया जाता है। तो पावर को शेयर करते क्योंकि ये क्या है, मॉरल रीजन। ये जो है आपका मॉरल रीजन है पावर को शेयर करने का। ये जो अभी पढ़ा था हमने, ये प्रूडेंशियल रीजन था पावर को शेयर करने का। तो मॉरल रीजन क्या, मॉरल का मतलब क्या होता है, नैतिक, नैतिकता की बात है। तो मॉरल रीजन क्या है पावर को शेयर करने का, कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर पावर को शेयर किया जाता है तो स्मूथली चलेगी। यानी कि बिना पावर को शेयर करे डेमोक्रेसी को रन करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, उसकी आत्मा है ये उसको चलाने के लिए। और इसीलिए पावर शेयर, ये जो आपका डेमोक्रेटिक रूल है वहां पर पावर को शेयर करना ही मेनली क्या होती है, पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। यानी किन के लिए पावर को शेयर करते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पे पड़ता है, यानी उस देश के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए। एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, यानी उनके ऊपर, जिनके ऊपर इनको अप्लाई कर रहे हैं, इनको पावर्स को हम लोग, उन जो इनसे प्रभावित होंगे। एंड पीपल हैव अ राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। और लोगों को यहाँ पर अधिकार है कि उनको कैसे गवर्न, कैसे उनके ऊपर शासन किया जा रहा है, उस पर डिसीजन लेने का भी अधिकार है यहाँ पर लोगों को। सो लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक वैध सरकार जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पूरा पार्टिसिपेशन करती है और इस प्रोसेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करती है। तो ये क्या है बेटे, इसका मॉरल रीजन है पावर को शेयर करने का। अब पावर को शेयर करने का मॉरल रीजन, उसके ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो आपका आता है ये वाला टॉपिक, इसको अब डिस्कस करते हैं हम लोग मॉरल रीजन का। देखिए मॉरल रीजन क्या है पावर को शेयर करने का। मॉरल का मतलब क्या होता है बेटे, नैतिक कारण। नैतिक कारण क्या है पावर को शेयर करने का। तो पहला कारण कि डेमोक्रेसी जो है उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा क्या है, पावर शेयरिंग। पावर को शेयर करना यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करना। यहाँ पर जो पीपल हैं, पीपल इन द सेंस जो सिटीजन्स हैं, वो कौन किसको चलाते हैं, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, इन्हीं लोगों के लिए। यानी गिव एंड टेक है,
जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और जो आपकी गवर्नमेंट है वो इन्हीं के लिए काम करती है। यानी ओवरऑल दोनों का कोरिलेशन हुआ, पावर को शेयर कर रहे हैं ये लोग। तो दैट मीन्स ये जो पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। सेकेंड कि डेमोक्रेसी ऑल हु आर वर्किंग, डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट में काम कर रहा है दे ऑल नीड द पावर, और इन सबको एक स्मूथ काम करने के लिए, बहुत अच्छा काम करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको पावर चाहिए ना। अब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है बेटा वो आपके लिए काम करके देगी, गवर्नमेंट आपके लिए स्कूल बना के देगी, गवर्नमेंट आपके लिए अच्छी सड़कें बनाएगी, गवर्नमेंट आपके लिए जॉब प्रोवाइड करेगी। ओवरऑल ये सब करने के लिए उनको चाहिए क्या, ये तो है नहीं अपने घर से प्रोवाइड करेगी वो, उनको पावर चाहिए। उनको पावर चाहिए कि भाई वो ये चीजें अपना प्रोवाइड कर ले, उनको मिल सके वो चीजें सही समय पे, तब वो आपको प्रोवाइड करके देंगे। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के को ये सब अच्छे से करने के पर्पज से उनको मेनली क्या चाहिए, दे नीड द पावर, दे नीड पावर, दे नीड द पॉलिटिकल या आपका जो भी पावर होती है, दे नीड दैट थिंग कि उनको वो पावर दी जाए, पावर बांटी जाए उनके अंदर ये सब चीजों को करने के लिए। इसीलिए मॉरल रीजन क्या है पावर को शेयर करने का, कि डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट रीजन टू शेयर द पावर, शेयरिंग पावर विद ऑल सोशल ग्रुप्स। यानी कि अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जितने भी वहां पर लोग रह रहे हैं, जिस जगह पे जो भी रह रहे हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप रह रहे हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स रह रहे हैं, उन सबको क्या चाहिए कि वहां पे रह रहे हैं तो क्या चाहिए, उनको पावर चाहिए भाई वहां पे उनको भी। तो ये पावर जो होती है वो किसके थ्रू दी गई थी इनको, हमने एक वर्ड पढ़ रखा है रिजर्वेशन, यहाँ पे ये वर्ड आना है आपका, रिजर्वेशन। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम जो था पावर को शेयर करने का सोशल ग्रुप्स में, वो यहाँ पर बहुत ही फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल यानी बहुत फलदायक है, बहुत ही सक्सेस हुआ, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, रिजल्टफुल भी कह सकते हैं। किसके थ्रू, रिजर्वेशन के थ्रू। कब, यानी कि पावर को दी गई ना, यहाँ पे सोशल ग्रुप को कुछ पावर दी गई, उनको रिजर्वेशन दी गई कि भाई तुम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है, तुम्हारे लिए ये चीजें रिजर्व है, तुम इसमें कर सकते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता ये। तो यानी पावर दी गई इनको। अगला रीजन क्या है पावर को शेयर करने का, दैट इज अ मॉरल रीजन, दैट इंक्रीज द पीपल पार्टिसिपेशन। अगर हम लोग पावर को शेयर करते हैं तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होएगा लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में। और अगर ये जो पार्टिसिपेशन इट इंक्रीज, और इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसकी गवर्नमेंट की, लोगों की, वो भी बढ़ जाती है। यानी गवर्नमेंट भी ट्रांसपेरेंट है भाई, लोगों के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बिल्कुल बताएंगी। तो और दूसरा इसका नतीजा क्या रहेगा कि पीपल शुड हैव ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, लोगों को ट्रस्ट रहेगा गवर्नमेंट के लिए। इसका एग्जाम्पल पे जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स, यानी जो आपका इनकम टैक्स है, हम लोग सब इनकम टैक्स पे करते हैं, जो भी जो इनकम सोर्स है उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे करते हैं सिटीजन्स। ओके, अब हमको ये पता है कि भाई ये गवर्नमेंट जो है इस इनकम टैक्स का जो हम पे कर रहे हैं इसका एक बहुत अच्छा यूज करती है, हमारे लिए यूज कर रही है, उसको पता है हम लोगों को। तो हम लोग अपना क्या ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। अगर हमको ये पता है कि भाई गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स ले रही है और उसको यूज नहीं कर रही है, उसको अपने पर्पज से यूज कर रही है, तो वी आर नॉट गोइंग टू पे द टैक्स। दैट मीन्स कि पावर को शेयर किया हुआ है, इस वजह से क्या होता है कि हम लोगों का जो ट्रस्ट है वो बढ़ा है, और ट्रांसपेरेंसी है, पावर दी हुई है लोगों को कि भाई आप कुछ भी जान सकते हो गवर्नमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको अधिकार है, ये सब आपको पास, आपके पास पावर है ये। तो उसका नतीजा क्या निकलता है बेटा कि हम लोग को ट्रस्ट हो जाता है गवर्नमेंट पे, और ये ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। इसके लिए पावर शेयरिंग, इसी वजह से पावर को शेयर किया जाता है। देन ऑल सोशल ग्रुप्स टेक पार्ट इन कंट्रीज डेवलपमेंट। जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं वो सभी लोग विलिंगली, अपनी मर्जी से वहां पे हिस्सा लेते हैं इन सब चीजों में, ना कि जोर जबरदस्ती से। एग्जाम्पल देखिए, कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, क्या करते हैं हम लोग, बढ़ चढ़कर सब लोग डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भरोसा है गवर्नमेंट पे कि वो गवर्नमेंट उसको मिसयूज नहीं करेगी, उन जिन लोगों को इसकी जरूरत है उस तक पहुंचाएगी। अभी छोटा सा एग्जांपल यही ले लेते हैं, जो आपका ये कोविड ये आया हुआ है,
या फिर कोरोना वायरस की वजह से जो हो रखा है, इसमें हम सबको पता है कि गवर्नमेंट को जो भी डोनेशन दी जा रही है वो उसको यूज करेगी फॉर फ्रूटफुल रिजल्ट्स, और इसीलिए बढ़ चढ़कर लोग जो है इसके लिए डोनेट भी कर रहे हैं, डोनेशन भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रस्ट है तभी, क्योंकि उनको पता है, तो पावर है उनके पास, उस पावर को वो लोग मिसयूज नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल एक स्टेटमेंट भी है इसके लिए सबसे बढ़िया, ये दिख रहा होगा आपको, पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर होल वर्ल्ड पीस। पूरे विश्व शांति के लिए पावर को शेयर करना बहुत जरूरी है। जहां पर पावर को शेयर किया हुआ है, पावर को बांटा हुआ है आपस में, कहीं ना कहीं वहां पर शांति रहती है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की चांसेस जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो ओवरऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस ड्यू टू द पावर शेयरिंग। सो फाइनली 2 रीजन हमने कर लिए पावर को शेयर करने के। पहला हमने पढ़ा प्रूडेंशियल रीजन, फिर हमने पढ़ा इसका दैट इज योर मॉरल रीजन। दोनों ही रीजन की वजह से पावर को शेयर करना इट इज वेरी एसेंशियल फॉर रनिंग अ स्मूथ गवर्नमेंट। एक बहुत अच्छी सरकार को चलाने के लिए पावर को बांटना बहुत जरूरी है, जैसा कि हम लोग बेल्जियम में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पावर को बांटा गया और एक अच्छी स्मूथ गवर्नमेंट को दिया गया और वो अपना स्मूथली रन कर रही थी अपनी गवर्नमेंट। नाउ बेटा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। तो कहीं पर भी जो भी रूल हो रहा है वहां पर पावर को कैसे बांटा गया है, वो चीज क्या है वो देखेंगे हम इस टॉपिक में। तो ये देखा गया है कि एक लॉन्ग टाइम पे जब हम देखते हैं कि माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है अगर अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओवरऑल उसको बांट कर यूज करती है, तो एक अच्छी गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म कर सकती है। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज यही है कि पावर को वहां पे बांटा जाता है। डेमोक्रेसी में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लेवल होते हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ओवरऑल यहाँ पे भी बहुत डाइवर्सिटी है। तो उसको कैसे यहाँ पर बांटा जाता है डेमोक्रेसी में, जहाँ पर लोगों का रूल होता है, पीपल्स रूल होता है, वो अपने किस तरीके से इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके थ्रू कैसे पावर को बांट लेते हैं। और एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स को रिस्पेक्ट दी जाती है सोसाइटी में। सभी की आवाज, सभी की जो चॉइसेस है, सभी की जो बातें हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। पब्लिक जो ओपिनियन होती है उसको भी रिस्पेक्ट दी जाती है इस डेमोक्रेसी में। सो इसमें जब हम पढ़ने वाले हैं अब कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं पावर को शेयर करने के, तो फर्स्ट इज देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बेटा यहाँ पे। पहला है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, लेवल क्या होते हैं। ऑर्गन होते हैं आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेवल होते हैं हमारे आपके ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, या फिर विलेज लेवल पे जो होती है वो। ओके, फर्स्ट टेक विद दिस पॉइंट, power share among different organs of the government, power share among different levels of the government, power share among different social groups, and finally power share among different political parties and pressure groups। तो ये 4 कैटेगराइज की गई है, 4 फॉर्म होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर को शेयर करने के लिए, पावर को बांटने के लिए। यानी कि इन 4 तरीकों से पावर को बांटा जा सकता है। पहला ऑर्गन्स में, दूसरा लेवल्स में, तीसरा सोशल ग्रुप्स में और चौथा पॉलिटिकल पार्टीज में। यानी ये 4 तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। क्वेश्चन कई बार आता है हाउ द पावर आर शेयर्ड इन अ डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी में पावर को कैसे शेयर किया जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछेंगे एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें आपके 4 ये रीजन है, 4 ये फॉर्म्स हैं पावर को शेयर। पावर शेयरिंग पहला लेवल में, दूसरा ऑर्गन में, तीसरा सोशल ग्रुप्स में और चौथा पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरह से पावर को शेयर करते हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लेवल को पढ़ेंगे कि पावर को अलग अलग लेवल्स में, या फिर ऑर्गन को पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला लेवल में ही ऑर्गन को किस तरीके से बांटा जाता है। ओके बेटा, तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं इसको कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट,
तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें जब ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कितने ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के? 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब ये ऑर्गन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि तीनों ऑर्गन क्या हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं, दे हैव इक्वल पावर। और इसी वजह से इसको एक और वर्ड क्या दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल ऐसे, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों इक्वल हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको सेम लेवल है, इनका सेम पावर है इनके पास। और दूसरा, इस तरह की जो सेपरेशन होती है ना, मेनली ये क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स, और ये ऑर्गन एक दूसरे को चेकआउट करते रहते, एक दूसरे को देखते रहते कि वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं कर रहा, मतलब एक दूसरे को चेक करते रहते और पावर को बैलेंस करके रखते हैं। तो इसी वजह से इसे एक और वर्ड क्या दिया जाता है इस सिस्टम को या इस अरेंजमेंट को? बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोला जाता है बेटा इसको। तो यहां पर जैसे कि दिस रिजल्ट्स, और इसका नतीजा ये हो गया कि बैलेंस रहती है। तो डेमोक्रेसी में मेनली क्या होता है, जितने मिनिस्टर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, सबके पास पावर है, सब एक दूसरे को देख रेख करते रहते हैं, इनको ये देखते कि कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है। ओवरऑल इससे क्या रहता है कि बैलेंस रहती है पावर की। तो इसको क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है अरेंजमेंट को। ओके, नेक्स्ट आता है बेटे आपका क्या, उससे पहले एक बार हम लोग उसको भी एक बार रिपीट करते हैं, जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें? ऑर्गन्स में। उसको एक बार वापस एक बार रिपीट कर। ओके बेटा, देखिए पहला क्या है? पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अलग अलग ऑर्गन्स जो है उसमें जब हम पावर को शेयर करते हैं तो क्या होता है इसमें, इसको में यानी पहला फॉर्म है ये, इस तरीके से भी यहाँ पे पावर को बांटी जाता है। तो इस अरेंजमेंट में पावर जो होती है इट वॉज शेयर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी इस जो अरेंजमेंट है ये पावर को शेयर करने की, इसमें इन तीनों में पावर को बांट दिया जाता है। लेजिस्लेचर का मतलब जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं उन लॉज को, और जुडिशरी जो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनको गार्ड करते हैं, वो कहलाते हैं ये। यानी ये 3 ऑर्गन है हमारे, इनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो है इनको चेक रखता है कि भाई ये गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ये इसको रखता है चेक, इनको ये दोनों को चेक करके रखते हैं। यानी ओवरऑल ये क्या है, एक दूसरे को चेक रखते हैं और पावर को बैलेंस करके रखते हैं। इसीलिए अब ये तीनों इक्वल है बेटा, यानी कि क्या हुआ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों क्या हैं? बराबर हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, यानी कि क्या है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं इसको। तो इस अरेंजमेंट को एक और वर्ड क्या दिया गया है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल दीज ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट सेम लेवल। ये सारे ऑर्गन एक ही लेवल पर होते हैं और अपनी पावर को यूज करते हैं। दूसरा, इस तरीके के अरेंजमेंट को हमें क्या होता है, पावर को सेपरेट कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यहाँ पे पावर को बांट रखा होता है। देन इट ऑल्सो इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन, ये भी इसमें इंश्योर रखता है, हमें तसल्ली रहती है कि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। अनलिमिटेड पावर जो है उसको यूज करता है बट उसका मिसयूज नहीं कर सकता है, वो अपनी अपनी पावर है सबके पास। नेक्स्ट, ईच ऑर्गन, हर ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है वो? 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन चेक रखते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, और जिसका नतीजा क्या रहता है, जो इनकी पावर होती है वो बैलेंस रहती है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। इसलिए इसे एक और वर्ड क्या 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 कहा जाता है इस अरेंजमेंट को? चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं इसको। क्लियर? ये हो गया आपका पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो पावर को शेयर किया जाता है किसमें? अलग अलग जो लेवल है गवर्नमेंट के उसमें। जनरली ये जो होता है हमारे देश में, जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो प्रोविंशियल लेवल पे होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और इस तरीके की जनरल आपकी गवर्नमेंट पूरे देश में जो होती है उसको, जब जिस ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें
पावर जो होती है अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होती है बेटा, उसको फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल टाइप गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे अपने इंडिया में है, इंडिया वी रेफर्स टू इट एज अ सेंट्रल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। प्रोविंशियल यानी कि जो रीजनल लेवल पर है या फिर जो हम कहते हैं स्टेट लेवल पर है, वो भी गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे। यानी कि पावर जब 2 से ज्यादा लेवल पर बटी होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका फेडरलिज्म इसी टॉपिक पर बेस्ड है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट जो है आपका इसी का पॉइंट, अब देखिए बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट ये सब नहीं है, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सब की पावर को अलग अलग बता रखा है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं। जैसे एग्जांपल श्रीलंका या बेल्जियम में था, बेल्जियम में ये सब पता था कि भाई कौन से लेवल पे क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी इवन वहां पे बनाई गई, जिसका नतीजा क्या रहा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की जो चांसेस थी ओवरऑल वहीं के वहीं खत्म हो गई वहां पे। ओके, जहां पे इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट है उसको क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है उसको। और इसका मेन जो प्रिंसिपल है यही क्या है कि अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट्स को अलग अलग लेवल पर पावर दे देना जिसको वो लोग यूज करें और अपने देश को फ्लॉरिश करें। और इस तरीके के क्या होता है बेटा कि जैसे कि आपका ये जो डिवीजन होता है इसमें पावर को हाई लेवल से लो लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, यानी हाई लेवल है उससे लो लेवल पे लाते लाते पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इस तरीके की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम वर्टिकल पावर डिवीजन भी कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर भी कहा जाता है। अभी इसी को हम लोग उसका अपने दूसरे उसके व्यू से देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट्स में, तो देखते हैं अभी। अब देखिए बेटा, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर कैसे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो सबसे पहला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट, जहां पर पावर को अलग अलग लेवल में बांट दिया जाता है उस तरह की गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। द गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल लेवल पर या जो आपकी नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसको यूनियन गवर्नमेंट या फिर नेशनल लेवल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट एट रीजनल लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, जो रीजनल लेवल पे होती है, जो राज्य स्तर पर होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, यानी पावर उस लेवल पर भी बांटी होती है। एंड पावर्स आर ऑल्सो शेयर्ड टू द लोकल लेवल, लोकल लेवल पर भी पावर को शेयर किया जाता है। हमारे यहाँ पर बेटा जो तीसरी लेवल जो थे ना ये लोकल लेवल, ये इंट्रोड्यूस करी गई थी 1993-94 में, इसको 92 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था हमारे यहाँ पे 1992 में, क्योंकि थर्ड लेवल जो थी उसको इंट्रोड्यूस करने का, यानी थर्ड लेवल दैट इज द लोकल गवर्नमेंट, ये इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे यहाँ पे इस समय। और जिसके बाद हमारे यहाँ पे 3 लेवल बन गए थे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल बन गया था। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये भी रूरल लेवल पर अलग होती है और आपका जो ये अर्बन लेवल होता है उस पे अलग होती है। तो लोकल लेवल जो होती है इट इज कॉल्ड द म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन एरिया में यानी शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट है इसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, और रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसको पंचायती राज कहते हैं, यानी कि थर्ड लेवल पे हमारी ये गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर बेटा पावर जो होती है किस तरह होती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, यानी कि वर्टिकल में हुई ना ये पावर, यानी इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल है, ये वाला जो वर्टिकल हो गया। तो इस तरीके के डिवीजन को क्या कहते हैं, हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, जिसमें कि पावर जो है वो डिवाइडेड होती है हायर लेवल से लोअर लेवल की गवर्नमेंट तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी ओवरऑल जहां पे लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन 3 लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांट दिया जाता है, ताकि अपने अपने लेवल पर अपने अपने एरियाज में वो लोग अपनी डेवलपमेंट कर सके, पावर को यूज कर कर अच्छे से रूल कर सके। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स हैं वो अपना अपना काम करने की, स्टेट गवर्नमेंट को, हर एक स्टेट को अपनी अपनी पावर्स हैं अपने अपने स्टेट को फ्लॉरिश करने की, उनके पास पावर है। और लोकल लेवल यानी कि गांव के स्तर पर भी पावर दी गई है, ताकि गांव के स्तर पर जो है यानी लोकल लेवल पर
यानी विलेज लेवल पर भी वो डेवलपमेंट की जा सके। तो इस तरह की जो पावर शेयरिंग है, ये जो बटावा, इस तरीके जो डिवीजन है, ये जो बंटवारा है पावर का, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। अब आती है थर्ड टाइप ऑफ शेयरिंग, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। जब हम डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो बेटा बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे सामाजिक हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं, समूह हैं यहाँ पे, और मेनली हमारे यहाँ पर ज्यादातर रिलीजन और लिंग्विस्टिक, धर्म के नाम पर यानी धर्म के आधार पर, और दूसरा लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर बहुत सारे समूह हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और बेल्जियम में जैसे एग्जांपल आप देख ही चुके हो, बेल्जियम में क्या इस पे लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग ग्रुप्स थे, फ्रेंच थे, डच थे, जर्मन थे, और उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के पर्पज से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी पावर्स को बांट दिया। फ्रेंच को भी दे दी पावर, डचेस को भी दे दी। उनके लिए गवर्नमेंट क्या बनाई थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ये क्या थी? उन लोगों के जो लिंग्विस्टिक हुआ, लैंग्वेज से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज थे, उसको सॉर्ट आउट करने के पर्पज से बनाई गई थी। यानी एग्जाम्पल है ये इसका कि इस तरीके की गवर्नमेंट जिसमें कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, तो वो क्या होता है, जिसकी वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो थे वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गए। ऐसा ही सेम हमारे यहाँ पर भी है इस चीज की अरेंजमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अरेंज करके दिया है कि जो हमारे यहाँ पे सोशली वीकर सेक्शन है, बेसिकली जो सोशल वीकर सेक्शंस हैं, उनको विमेन है, ये माइनॉरिटीज हैं, SC, STs, ये क्या है, वीकर सेक्शन में आ गए ये सब, इनको स्पेशली ये अरेंज करके दिया कि भाई इनको भी, जैसे प्रीवियस की हम बात करते हैं, नॉट नाउ, कि इक्वलिटी करके पर्पज से इनको कि ताकि ये भी इक्वल आ सके, स्टेटस वाइज अपना डेवलपमेंट कर सकें ये भी सोसाइटी में, तो इनको एक चीज अरेंज करके क्या दे दी, इनको रिजर्वेशन करके दे दिया। इनको रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है वो शुरू करके दिया कि इन ग्रुप्स को कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजर्व दे दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूंसीज का ही ले लेते, पॉलिटिकल की बात करते तो कॉन्स्टिट्यूंसीज दे दी रिजर्व करके कि यहाँ पर इनकी जो होती है वोट्स है, इनकी जो होती है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में खड़े हो सकते हैं लोग वोटिंग उसमें, इलेक्शंस में। तो ये क्या दिया, पार्लियामेंट में अरेंज करके दिया। दूसरा, इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है, बेसिकली ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, जो कि अपने आप को सोसाइटी में एलियन फील करते हैं, उनको इक्वल लाने के पर्पज से ये चीजें जो हैं वो की गई थी। अब हुआ क्या इसका, ये जो मेथड है मेनली किसके लिए होता है कि गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। इसकी वजह से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं देश में, उनको भी एक अच्छा चांस मिलता है पावर को यूज करने का, शेयर करने का। तो ये क्या है बेटा, थर्ड फॉर्म है आपका पावर को शेयर करने का, कि सोसाइटी में पावर को कैसे और शेयर किया जाता है, जिसमें क्या आता है आपका सोशल ग्रुप्स आ जाते हैं कि सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर को बांटा गया है, पावर को यूज किया गया है ताकि देश में शांति बनी रहे, जस्ट टू कीप पीस इन द कंट्री। ओके, नाउ जो हमने भी पढ़ा, पावर को शेयर करते हैं जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। तो पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर को कैसे बांट दिया जाता है सोशल ग्रुप्स में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, या ये भी एक तरीका है पावर को शेयर करने का। तो पहला, पावर आर शेयर टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप। जो हमारे यहाँ पे सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे माइनॉरिटीज हैं, SCs हैं, ST हैं, या विमेन हैं, ये सब क्या है, वीकर सेक्शन है, सोशल ग्रुप्स हैं ये भी अलग अलग। यहाँ पर इनमें भी पावर को बांटा जाता है ताकि ये लोग भी इक्वल आ सके। सेकेंड, पावर आर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक और जो रिलीजियस ग्रुप्स है उनमें भी पावर को बांटा गया है। जैसा कि एग्जांपल श्रीलंका का ले लेते हैं, यहाँ उसका आपका बेल्जियम का ले लेते हैं, श्रीलंका का भी लेते हैं। श्रीलंका में नहीं किया गया था लिंग्विस्टिक बेस पे भी, रिलीजियस बेस पे भी, तो इसका नतीजा क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। बेल्जियम में इसको डिवाइड कर दिया गया, पावर को दे दिया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की जो चांसेस थी ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो गई वहां पर। देन पावर्स इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही ले लेते हैं अब हम लोग, कि इन इंडिया we have the system of reserved constituencies in the assemblies and the parliament of one country. हमारे यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रखी है
जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए भी असेंबली में, पार्लियामेंट में, ताकि उनको इक्वालिटी दी जा सके, ताकि उनको भी पावर दी जाए, ताकि वो भी यहाँ पे रह सके, एक देश की जो पीस है, नेशनल पीस है, उसको बनाए रखें, देश की जो आपकी नेशनल डेवलपमेंट है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको बनाए रखें, लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में वो बनाए रखें, जो वायलेंस है वो ना हो, स्टेबिलिटी रहे गवर्नमेंट की। इस वजह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट हम पढ़ चुके एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पावर को शेयर करना अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। तो ये क्या था, बेल्जियम में था, जिसमें कि पावर को बांट दिया था, फ्रेंच, जर्मन प्लस योर डचेस जो थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने अपने जो इनके ग्रुप्स थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, उनमें पावर को बांट दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस थे ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो गए वहां पर, यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सोशल ग्रुप्स में। अब फोर्थ जो है बेटा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और जो मूवमेंट्स होती है उनमें पावर को बांट देना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स, इनमें भी ये पावर शेयरिंग देखी जाती है। जैसा कि देखा है हमने कि जो डेमोक्रेसी है वहां पर फ्रीडम होती है लोगों की, दे हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंडक्टर्स, जो भी आपके अलग अलग जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें सब में से चुनने का अधिकार होता है किसी को भी, कि किसको पावर दी जाए, ये सब उनके पास अधिकार होता है। तो जो हमारी कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज है वहां पर भी ये जो कंपटीशन है, इस वजह से क्या होता है, कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन होता है, दे जस्ट ट्राई टू डू देयर बेस्ट, अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अच्छा करेंगे ऑटोमेटिकली हम लोग गवर्नमेंट में आ जाएंगे, गवर्नमेंट में आएंगे तो रूल करेंगे भाई, यानी मेन मकसद क्या पॉलिटिकल पार्टी का, टू रूल। अब वो उनको मिल जाता है कब अगर वहां पर इस तरीके से वहां कंपटीशन होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी में जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो क्या होता है, वहां पे इस तरीके से एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। लॉन्ग रन में जब इसको देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज या इन सब चीजों में पावर को शेयर करना, तो ये देखा गया है कि इसमें बेस्ट होता है फॉर्म आपका, इसका गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। कभी कभी तो इस तरीके से पावर को डायरेक्टली with when the two or more parties, जब क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा कोalition गवर्नमेंट है। क्या होता है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कोalition गवर्नमेंट होती क्या है, जिसमें कि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज जो होती हैं उनको मिलाकर गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं मिल पाते ज्यादा, यानी मेजॉरिटी में वोट नहीं मिल पाते, बहुमत में उसको वोट नहीं मिल पाते हैं, तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, ये लोग अपनी छोटी छोटी पार्टीज को अपने साथ अलायंस कर लेती है, गठबंधन कर लेती है उनका। अब इस तरीके से जो किसी ऐसी अलाइड पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है तो उस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, उस तरीके की गवर्नमेंट को। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या है पावर शेयरिंग की, जब बात करते हैं तो कोएलिशन गवर्नमेंट में बेटा जो छोटी छोटी पार्टीज को अपने साथ लेके जब आते हैं तो उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो लोग, सभी को पावर दी जाती है, सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो लोग अपना सपोर्ट ले लेंगे वापस, अगर सपोर्ट वापस खींच लिया उन्होंने तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट गिर गई तो सब कुछ खत्म उनका। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोएलिशन गवर्नमेंट पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पॉलिटिकल पार्टीज में। उसके बाद आते हैं आपके प्रेशर ग्रुप्स, या फिर आपके आते हैं जो ये जो मूवमेंट्स वगैरह, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं पावर को शेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे ट्रेडर्स हुआ, जिनके ट्रेड यूनियंस वगैरह, बिजनेसमैन हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, फार्मर हैं, इन सब के ग्रुप्स होते हैं, इनकी जो यूनियंस होती हैं। अब ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के में हिस्सा लेते हैं, उनके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं उनमें ये लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने अपने डिसीजंस के थ्रू ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं चेंजेस लाने के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर इनके पास पावर नहीं होगी तो ये कैसे यूज करेंगे इन चीजों को, तो यहाँ पर भी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओवरऑल अगर एक दो एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी की कहते हैं, एक होती है रूलिंग गवर्नमेंट, एक होती है अपोजिशन गवर्नमेंट। तो दो होते हैं हमारे, एक होता है पॉलिटिकल ग्रुप में दो, एक होती है रूलिंग गवर्नमेंट और एक होती है अपोजिशन गवर्नमेंट। अब पावर को जब शेयर किया जाता है इन दो ग्रुप्स में, दैट इज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कि आपकी
रूलिंग गवर्नमेंट है एक और एक है अपोजिशन। दोनों के पास पावर होती है। जो रूल कर रही है गवर्नमेंट उसके पास तो होती ही है पावर, बट अपोजिशन जो पार्टी होती है, अपोजिशन जो होती है, गवर्नमेंट जो है उसके पास भी पावर होती है टू चेक आउट द रूलिंग गवर्नमेंट, यानी उसके ऊपर आंख रखना, उसके ऊपर कीप द आई ऑन द वर्क ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। तो ओवरऑल उनके पास पावर है। और किस चीज की है जो रूलिंग अपोजिशन है? पब्लिक ओपिनियन, जनता की जो चाह होती है वो है, विचार जो है वो उनके पास होता है। तो दोनों के पास यानी ओवरऑल उनके पास पावर है। और ये जो आपकी अपोजिशन है कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है। तो इसी टॉपिक को अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग इसको, जिसमें कि पावर शेयर की जाती है अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो बेटा यहाँ पर आती है बात आपकी पॉलिटिकल पावर्स में कैसे उसको शेयर किया जाता है। सो इन दिस पॉलिटिकल पार्टीज और द प्रेशर ग्रुप्स पावर इज शेयर्ड अमंग दीज थिंग्स। सो सबसे पहला देयर इज अ फ्रीडम टू चूज द गवर्नमेंट। सभी लोगों को एक ये फ्रीडम दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि दे आर द फ्री टू चूज द गवर्नमेंट, दे हैव द राइट टू वोट। और इसका नतीजा क्या होता है कि वहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ग्रुप्स में कंपटीशन होता है टू गिव द बेस्ट ऑफ देयर फ्रॉम देयर पार्टी। एंड व्हेन देयर इज अ कंपटीशन है तो ये भी इंश्योर होता है कि दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। उनको ये पता है पावर एक हाथ में नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे रूल करने की चांस मिल जाएगी, जो रूल अच्छा नहीं करेगा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोटिंग नहीं मिलेगी, उनको वोट नहीं मिलेंगे तो वो रूल नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि पावर्स जो है किसी एक के हाथ में नहीं है, ये भी पता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि अच्छे से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करती है पॉलिटिकल पार्टीज। देन लॉन्ग रन की जब बात करते हैं कि लॉन्ग रन में अगर पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में विच रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं वहां पर, तो उस तरह की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, जहां पर पावर को बांट दिया जाता है और बांट कर उसको यूज किया जाता है। बेटे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा यूपीए गवर्नमेंट, जो कि 2009 में थी हमारे यहाँ पे, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उसके हेड थे। यानी यूपीए गवर्नमेंट एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें कि अलग अलग पार्टीज जो थी शामिल थी, कोalition गवर्नमेंट थी ये, जो इसका एग्जाम्पल है जिसमें कि पार्टीज में अलग अलग पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। देन मेनी इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि आपके ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, ये सभी जो हैं शेयर करते हैं गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं अपनी पावर्स को। बाई किस तरीके से? पार्टिसिपेशन करना, अपने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का उसको इन्फ्लुएंस करना, अपने डिसीजन से, अपनी जो नीड्स हैं उनसे उसको इन्फ्लुएंस करना। ओवरऑल डेमोक्रेसी होती क्या है? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, यानी कि ओवरऑल इन्हीं जो सिटीजन्स होते हैं उन्हीं के डिसीजन जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ओवरऑल दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। सो पावर शेयरिंग चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। Still you have any problem or any doubt, you can ask the questions in the comment box. I will try my best to give your answers for your questions. एंड जो भी असाइनमेंट्स हैं बेटा उसको आप अपना टाइम टू टाइम सबमिट कीजिए। दे आर कंपल्सरी, दे आर मैंडेटरी, जरूरी है वो, उनके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और जो ड्यू डेट है, जो सबमिशन डेट है, उससे पहले पहले ही कोशिश करा करो आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने की। फर्स्ट असाइनमेंट जो था बेटे आपका वो 24 उसकी डेट थी, जो कि आज है, और आपको वो अपने सबमिट कर देने हैं मुझे। आज लास्ट डेट है आपकी 24। आज अपना फर्स्ट असाइनमेंट जो है आप वो सबमिट करेंगे, जो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से है, और उस पे हमने असाइनमेंट नंबर भी डाले हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग आप मुझे ईमेल एड्रेस पे ही, ईमेल पे ही उसको, ईमेल आईडी जो है उस पर ही अपने आंसर सेंड करेंगे। और टोटल आपके 8 असाइनमेंट्स हैं इस तरीके से, जिसको आपको मुझे सेंड करना है। और बेटा जो फर्स्ट है वो ज्योग्राफी से है आपका, और इसको आप मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे। फोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे इनको बिल्कुल सेंड नहीं करना है आपको, ये ईमेल करेंगे आप मुझे, और अपने इनको ड्यू डेट से पहले ही सबमिट कीजिएगा।
तो बेटा आज हम अपना फर्स्ट असाइनमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि 24 जो थी आपकी लास्ट डेट थी आपके सबमिशन की। तो आई होप आपने सबने अपने अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया होगा, उसको सेंड कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए। और एक बार हम लोग अब मिलकर उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आपका फर्स्ट असाइनमेंट जो था बेटा वो ज्योग्राफी में से था, और ज्योग्राफी में जो असाइनमेंट था आपका, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ। रिसोर्स जो है वो किसका फंक्शन होता है, कौन करता है इस पे काम? तो इसका आंसर क्या है, सी, दैट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, तब ये जो होता है रिसोर्स कोई भी जो वो यूजेबल बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एमसीक्यू में, रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड। जो रिसोर्स हम बायोस्फीयर से लेते हैं और जिनमें लाइफ होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं नेशनल, बायोटिक, अबायोटिक, पोटेंशियल। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, बायोटिक, दैट इज द बी। बायोटिक जो है वो आपके कौन से होते हैं, वो रिसोर्स जो हम बायोस्फीयर से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं। What is required for sustained quality of life and global peace? ग्लोबल पीस और सस्टेन्ड क्वालिटी जो लाइफ की है उसके लिए क्या चीज जरूरी है? तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या बताई थी हमने, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स जो है वो सही तरीके से बटे हों। उससे क्या होगा आपका कि जो है एक अच्छी और क्वालिटी वाली और एक ग्लोबल पीस, शांति जो है वो बनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो था बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। यानी इनमें से कौन सा है जो ओरिजिन के बेस पे रिसोर्स नहीं है? ओरिजिन यानी कहाँ से आए हैं वो। तो बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो दो पढ़े थे हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में, बायोटिक, अबायोटिक। रिन्यूएबल थोड़ी ना था, रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल बेस पे था, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं रिसोर्स उसके बेस पे था। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो होता है, एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल। सो इसका आंसर क्या है, रिन्यूएबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक रिसोर्स। इसमें से कौन सा है जो अबायोटिक रिसोर्स नहीं है? अबायोटिक यानी कि जो लिविंग नहीं है इनमें से, तो वो कौन से हैं? अबायोटिक जो लिविंग नहीं है, तो वो क्या है, फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, बायोटिक होता है। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे जितने भी हैं उनको कहा जाता है फ्लोरा। तो ये क्या है आपका, बायोटिक है, ना कि अबायोटिक। बाकी रॉक और मेटल जो होता है वो अबायोटिक होता है। तो इसका आंसर क्या रहा, इसका आंसर है हमारा ए। ओके, कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन था कि द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize these resources, such are dash resource। मतलब क्या हुआ, ओशनिक रिसोर्स में जो 200 यानी 200 किलोमीटर बियॉन्ड है। बियॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बाउंड्री से 200 किलोमीटर आगे है, जो उसे क्या कहते हैं, ओपन ओशन में है वो, और किसी इंडिविजुअल कंट्री के रिसोर्स नहीं है। उन रिसोर्स को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। नेशनल कौन सा होता है, जो किसी एक देश का होता है। इंडिविजुअल कौन सा होता है, किसी एक का होता है। कम्युनिटी कौन सा होता है, किसी एक कम्युनिटी का होता है। तो जो सभी का है, वर्ल्ड में सभी का है, उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं बेटा उसको। नेक्स्ट आइए, मिनरल्स एंड फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्स। मिनरल्स और फ्यूल्स जो हैं वो किसके एग्जाम्पल है? मिनरल्स और फ्यूल्स क्या होते हैं, खनिज होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं आपके, और ये जो है फ्यूल्स, तो ये क्या होते हैं, एक बार यूज होते हैं तो खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल हैं, एग्जॉस्टेबल हैं। ये एक बार यूज हुआ, एग्जॉस्ट हो गया, फिनिश हो गया। तो ये क्या है, या तो इसमें एग्जॉस्टेबल रिसोर्स लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिख सकते हो। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं होते हैं। Sustainable economic development means development should take place without damaging the dash। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमने एग्जाम वो पढ़ा था डेफिनेशन कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, जो कि बिना किसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना जो डेवलपमेंट होती है उसे कहा जाएगा।
तो यहाँ क्या आएगा, एनवायरमेंट आएगा यहाँ पे, यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखिए, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज डैश सॉइल। ब्लैक सॉइल के हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे, रेगूर सॉइल लिख सकते हो, लावा सॉइल लिख सकते हो, कॉटन सॉइल लिख सकते हो यहाँ पे, तो बहुत सारे हैं आपके पास इसमें लिखने के लिए। तो ये हुए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग में। तो मैच द फॉलोइंग में कौन कौन से आएंगे, देखिए मैच डीप चैनल। डीप चैनल पढ़े थे, बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे बन जाते हैं उसमें मिट्टी में लगातार पानी की वजह से इरिगेशन पर्पज से, तो उन्हें क्या कहते हैं, गुलीज कहते हैं उसको। कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, कौन सी मिट्टी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, तो टू होल्ड द मॉइस्चर, नमी को सोख के रखने की जो कैपेसिटी होती है वो कौन सी सॉइल में होती है, इन द ब्लैक सॉइल। जो आपकी काली मिट्टी है, रेगूर सॉइल है, लावा सॉइल है, इसमें ये सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है इसको होल्ड करने के लिए मॉइस्चर को। देन शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, जब पानी की परत मिट्टी के ऊपर से जाती है, बिल्कुल एक शीट की तरह पूरी की पूरी उसको हटा देती है अपर मोस्ट लेयर को, उसे कहते हैं क्या, शीट इरोजन। यानी टॉप सॉइल जो होती है वॉश्ड अवे हो जाती है, बह जाती है, उसे कहते हैं शीट इरोजन। देन कम द रेड लेटराइट सॉइल। रेड लेटराइट सॉइल का मतलब यहाँ पे किससे हो गया आपका, यानी कि वो मिट्टी जो कैसी है, लेटराइट है, रेड कलर की, कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ मिलती है बेटा, वो तमिलनाडु में मिलती है वो। फिर आइए सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी भी वापस आ सकती है, हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी भी बार बार आ सकती है, वो इनएग्जॉस्टेबल है और रिन्यूएबल है वो। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स है। बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक का रिसोर्स का मतलब जिसमें जीवन हो, तो वो कहाँ से मिलती है ऐसी हमें, तो ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से मिलती है हमको ये जो सॉइल है ये वाली। अब आते हैं बेटे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस हमने अपनी बुक में भी उसमें कर रखे थे, आपने अपने नोट्स में भी कर रखे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हो गया आपका यही वाला कि बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स क्या है, इसमें एग्जाम्पल देना है। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी तुम आंसर लिखते हो हेडिंग जरूर डालो, द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस, फिर डेफिनेशन लिखेंगे बायोटिक रिसोर्स की। तो बायोटिक रिसोर्स क्या है, वो रिसोर्स जो कि हम लोगों को लिविंग उससे मिलते हैं, लिविंग होते हैं जो आपके रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए हर एक का, जब भी किसी टॉपिक में कुछ पूछा जाता है व्हाट इज दिस एंड दैट, तो उसमें जब भी आप उसके बारे में लिखते हो तो उसका एग्जाम्पल लिखना आपके लिए मस्ट होता है, आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना चाहिए बेटे उसका। तो बायोटिक हो गया आपका। अबायोटिक, उसको कंपेयर कर दीजिए, अबायोटिक रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग चीजों से मिलता है हमको, वेयर वी ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लिख देंगे आप, वाटर हुआ, विंड हुआ, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब, यानी एग्जाम्पल्स भी देंगे। और कोशिश करो इनको पॉइंट्स में आंसर्स को लिखने की। देन 5th क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पज आर लैंड रिसोर्स यूज। अब लैंड रिसोर्स का क्या यूज है, तो हम लोग उसमें कर चुके थे कि लैंड रिसोर्स कहाँ कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, मिनरल्स के लिए। तो इसको पॉइंट्स में लिखोगे, जो भी करोगे आंसर पॉइंट में लिखना अपना। फिर आता है आपका खादर और बांगर सॉइल के बारे में आ जाता है कि खादर सॉइल क्या है, बांगर सॉइल क्या है, ये भी हम कर चुके हैं। एक पुरानी मिट्टी है, एक नई मिट्टी है, तो उसके बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप लोग, कौन सी ज्यादा फर्टाइल है, कौन सी कम फर्टाइल है, वो बता सकते हैं इसमें हम लोग। तो इसको भी पॉइंट्स में कोशिश करो। फिर आता है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्स, हमें क्या जरूरत है अपने रिसोर्स को कंजर्व करने की। जब भी तुम कंजर्वेशन के बारे में कुछ लिखते हो तो सबसे पहला हर एक में, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ लैंड है, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ एनीथिंग, एनी मिनरल्स हुआ, कुछ भी हुआ, रिसोर्सेज हुआ, एनर्जी रिसोर्स हुआ, कुछ भी पूछते हैं आपसे, तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा उसमें ये जरूर लिखना है, फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए, फॉर बैलेंसिंग द
दिस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, फिर कि ये लिमिटेड रिसोर्स हैं हमारे, इनको बचा के रखना ज़रूरी है क्योंकि बार बार ये रिन्यू नहीं हो पाते हैं, इस वजह से इनको हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएंगे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें हर एक में कोशिश करना ऊपर हेडिंग डालना, जैसे ये आ गया व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्स, तो वी नीड टू कंजर्व रिसोर्स फॉर फॉलोइंग रीजंस, 1 2 3 करके अपना उनको लिख दीजिए। यानी ओवरऑल कोशिश करो अपना इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। नाउ द लास्ट क्वेश्चन था आपका मैप का, कि मैप में आपको मेजर एरिड सॉइल दिखानी है, एरिया जहां पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है, और माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। ये आपका क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन था, मैप वर्क था ये। ओके बेटा, इंडिया के मैप में आपको 3 चीजें पूछी गई थी, एक रेगुर सॉइल पूछी गई, लेटराइट सॉइल पूछी गई और फॉरेस्ट सॉइल पूछी गई है। तो सबसे पहले हम रेगुर सॉइल की बात करते हैं। तो रेगुर सॉइल आपकी थोड़ा सा यहाँ पे गुजरात का एरिया हो गया, ये हमारा महाराष्ट्र का एरिया हो गया, थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब इसको ओवरऑल शेड कर दोगे आप, और शेड करके मैप में हमेशा यहाँ पे बॉक्स बनते हैं जिनमें कि आपको इंडेक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे तुमने शेड किया तो वही चीज यहाँ पे करके दिखाओगे, यहाँ लिख दोगे ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल, ठीक है। सेकंड पूछा गया आपसे लिटराइट सॉइल। लिटराइट सॉइल हमारी यहाँ पे पाई जाती है तमिलनाडु, थोड़ा बहुत यहाँ जो कर्नाटका का एरिया होता है यहाँ पर, जो कि कॉफी टी वगैरह इसके लिए यूज की जाती है, जो आपको मैप करवाया था प्रैक्टिस में उसमें देख लेना आप। देन फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली फॉरेस्ट एरिया जो माउंटेन एरिया है वहां पे पाई जाती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर है, और ये थोड़ा बहुत आसाम का जो एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर पाई जाती है। आसाम में तो एलुवल सॉइल थी, ये जो एरिया है ये किसका हो गया हमारा, दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल। तो ओवरऑल ये आपका असाइनमेंट था, ये आपको सॉल्व करके मुझे देना था। तो ये मैंने आपको एक तरीके से उसको समझा दिया है, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे। आई होप ये असाइनमेंट क्लियर हो गया होगा। अभी जो आपका सेकेंड असाइनमेंट है वो आपको मुझे कल दे देना है, बाय हार्ड आपको उसको सबमिट कर देना है, उसको मेल कर देंगे आप मुझे। और कोशिश करो अपना ड्यू डेट जो सबमिशन डेट है उस तक आप अपने इन सब चीजों को कंप्लीट करके बेटा मुझे सबमिट कीजिए। अभी भी अगर किसी को डाउट है किसी क्वेश्चंस में तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो। एंड आई होप यहाँ तक ये असाइनमेंट आपको समझ में आया होगा। और एक जब भी आप मुझे असाइनमेंट सेंड कर रहे हो तो उसमें ईमेल आपकी किसी और के नाम से होती है, तो प्लीज आप अपना उसमें नाम, अपनी क्लास, योर सेक्शन वो जरूर मेंशन करेंगे। और अगर नाम है उस पर सरनेम जरूर लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जैसे हर्ष है, हर्ष नाम के बहुत सारे बच्चे हैं, उनके सरनेम लिखिए अपने, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आप मुझे प्लीज मेंशन करके भेजिएगा। और आगे देखते हैं जो असाइनमेंट्स आपके कब तक पहुंचते हैं मेरे पास, और उसके बेस पे फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ हैव ए नाइस डे, कल मिलते हैं फिर से आपसे।